Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 30th of December 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day, and we are also approaching the end of the year और कल इस ईयर का लास्ट डे होगा। उसके बाद हम एक न्यू ईयर में एंटर कर जाएंगे। तो आई होप कि कल आप अपने कुछ रिजोल्यूशन लें और अपने आप के लिए अपने लिए कुछ प्रॉमिस करें, कुछ कमिटमेंट्स करें कि नेक्स्ट ईयर में आप अपने उन रिजोल्यूशंस को, उन कमिटमेंट्स को, उन प्रॉमिसेस को फुलफिल कर पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे सेशन। इस एमसीक्यू सेशन में हम कल के सेशन का और इससे प्रीवियस जो सेशन था उसके भी कुछ एमसीक्यू कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इस रिवर के जो है न्यूज में आने का कंटेक्स्ट क्या है। और हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना का बॉर्डर वाला रीजन है, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर जो एक यू टर्न लेती है ना, उस रीजन में चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने के लिए जा रहा है और इसी को लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर जो है न्यूज में थी। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ बेसिक्स को समझ लेना। यू नो कि जब भी स्टैटिक्स में कुछ भी पूछता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो न्यूज होती है या वो जो इंसिडेंट होता है, वो कोई हिस्टोरिकल इवेंट होती है, वो सब कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं। करंट अफेयर में कहीं ना कहीं उनका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए वो क्वेश्चंस मोस्टली अपीयर होते हैं एग्जाम्स में। तो वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर, उसका ओरिजिन की बात हो रही है, तो इसका ओरिजिन होता है तिब्बत में, जो कि चाइना का पार्ट है अब, और तिब्बत से इसका ओरिजिनेशन होता है। Which of the following countries does the ब्रह्मपुत्र रिवर नॉट फ्लो थ्रू। देखो इंडिया से फ्लो होती है ये, जहां इंडिया में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में भी ये एंटर कर जाती है और नेपाल से ये फ्लो नहीं करती। चाइना से जब ये आती है तो वहां पर इसका एक डिफरेंट नेम होता है, वो हम आगे देखेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the other name of the ब्रह्मपुत्र रिवर इन टाइबेट। तो टाइबेट में इसका जो अनदर नेम है वो यारलुंग सांगपो इसका ये नेम है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स हमारे एग्जाम्स में आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम्स में। Which of the following is the primary tributary of the ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो गंगा उसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, सुबनसिरी जो रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है और उसमें भी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है और गोदावरी भी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इन विच रीजन डज द ब्रह्मपुत्र रिवर क्रिएट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टास। तो कौन से रीजन में ये जो है एक डेल्टा बनाती है, लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा है, और वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सो यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों मिल जाती हैं और आगे जाकर के बांग्लादेश और इंडिया का जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहां पर मिलकर के डेल्टा बनाती हैं, उसको कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, या कई बार उसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। Which of the following cities is located on the banks of the ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर पर असम की जो कैपिटल है दैट इज गुवाहाटी, ये लोकेटेड है कहां पर, असम में। और ये कौन सी रिवर के बैंक पर है गुवाहाटी, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन ये 2900 किलोमीटर जो लेंथ है इसकी वो इंडिया में नहीं है, ये टोटल लेंथ की इसकी बात हो रही है। अब आपको ये बताना है कि इंडिया में टोटल इसकी लेंथ कितनी है, प्लस आपको ये भी बताना है, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, गंगा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है। इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो इतना सा होमवर्क आप कर लीजिए।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं, द ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी इकोनॉमी में, क्या ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है, यस। हाइड्रो पावर जनरेशन इससे होता है, हाँ होता है। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर में इसका यूज है, बिल्कुल है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर मेक्स मेघना रिवर आफ्टर मीटिंग विद द गंगा, तो कौन सी रिवर है जो गंगा के साथ में मिल करके मेघना कहलाती है, मींस जब वो एक रिवर है और रिवर का नाम क्या है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। मींस जब इधर से बांग्लादेश में से जो है ब्रह्मपुत्र आ रही होती है और इंडिया के साइड से जाकर के इसमें गंगा रिवर मिल जाती है और आगे जब इनका नाम हो जाता है दोनों का मिल करके, उसको हम बोलते हैं मेघना। ठीक है, तो ये इनका नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कि विच बर्ड रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्टेट बर्ड ऑफ द यूएसए, यूएसए की स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया है बाल्ड ईगल को। ठीक है, ये जो है लास्ट सेशन में से था। सो ये हो गए आपके क्वेश्चंस जिससे कि हमने प्रीवियस डे सेशन को रिवाइज कर दिया। आज का जो सेशन है उसमें जो करंट अफेयर है मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और वहां से क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और आई होप आप इसको एंजॉय भी करोगे। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, हम इसको देखेंगे कि बिकॉज जो 2024 है, 2024 का हम एक ओवरव्यू ले लेंगे कि वो क्या रहा, ओवरव्यू हमारी फॉरेन पॉलिसी या अदर नेशंस के साथ हमारे जो रिलेशंस रहे वो कैसे रहे। प्लस वहीं पर हम ये देखेंगे कि 2025 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में या इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या हमारे लिए हाई पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे लिए हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव सम पॉइंट्स टू ओवरव्यू द 2024। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, थर्ड टर्म सॉ द नंबर ऑफ या न्यूमरस विजिट्स ग्लोबल इनसिक्योरिटी एंड स्पेशली विद बांग्लादेश। तो हमारा एक तो देखा कि यार हमने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत सारी विजिट्स भी की, बहुत सारे कंट्रीज में गए, बहुत सारे जो है नए नए एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए, लेकिन हमारे लिए एक नया चैलेंज निकल करके आया, बांग्लादेश, है ना। Biggest challenge for Indian foreign policy is to stay adaptable amidst uncertainties. Means हमारे लिए क्या, ये तो वर्ल्ड के लिए ही हम कह सकते हैं और इस बिकॉज हम यहाँ इंडिया के सेंस में बात कर रहे हैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें इसको डिस्कस करना है कि इंडिया के लिए आने वाले ईयर में चैलेंजेस ये हैं कि पहली बात कि स्टे अडेप्टेबल, जो चैलेंजेस अभी हमको नहीं दिख रहे हैं और जो चैलेंजेस हो सकते हैं इंडिया के लिए इस ग्लोबल या मैं कहूँ जियो पॉलिटिक्स में, तो वो हमें कैसे हम उन सिचुएशंस के साथ में अपने आप को, अपने कंट्री को अडेप्ट कर पाएंगे, हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। बिकॉज अचानक से हमारे सामने सिचुएशन आई और वो सिचुएशन थी कौन सी, वो सिचुएशन थी आपकी बांग्लादेश की, कि अचानक से वहां पर जो है जो गवर्नमेंट थी उसका ऑस्टर हुआ, वहां के प्राइम मिनिस्टर को जान बचा के भागना पड़ा और वहां पर जो अभी गवर्नमेंट बनी वो इंडिया के अगेंस्ट वाली थी, एंटी इंडिया गवर्नमेंट बन गई और उसको लेकर के पूरा जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं वो सभी टेंशन में है या चिंता हम उसके कह सकते हैं कि हमारे लिए वो चैलेंज है। हाई पॉइंट्स क्या रहे हमारे पास कि 2024 में क्या हमने अचीव किया। पहला एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए था कि डिसएंगेजमेंट एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एलएसी है इंडिया और चाइना की, है ना, वहां पर हमको एक बड़ा अचीवमेंट मिला और वो दोनों ही कंट्रीज के लिए अच्छा अचीवमेंट था, बिग अचीवमेंट था कि दोनों की आर्मीज ने वहां से अपने आप को डिसएंगेज किया, बिकॉज दोनों की आर्मी वहां पर डटी हुई थी और कोई भी कंट्री अपने आप को अमेंड करने को प्रिपेयर नहीं था। लेकिन जब ब्रिक्स की मीटिंग के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर कजान गए थे रशिया में, तो वहां उनकी जो चाइना के प्रीमियर है उनसे बात हुई और उसके बाद में बहुत सारा जो चेंजेस हमें देखने को मिले, रिलेशंस में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। दूसरा हमारे साथ जो है फ्रांस, प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोज की विजिट हुई थी इंडिया में, ठीक है, उनसे भी हमें काफी, जो फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस थे वो भी काफी पॉजिटिव हुए हैं और अभी काफी पॉजिटिव हैं भी। इंडियन और यूरोपियन,
इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट, ये भी हमारा कंक्लूड हुआ। तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ में काफी इंप्रूव हुए हैं, और हम कहें कि इकोनॉमिक रिलेशंस स्पेशली बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए। दूसरा हम देखें कि एक पॉजिटिव एंगेजमेंट हमारे साथ में क्या रहा, भूटान, बहुत अच्छे रिलेशंस हमारे उनके साथ रहे। चाइना ने बहुत कोशिश की कि भूटान को वो अपने ग्रुप में शामिल कर ले, लेकिन नहीं हुआ। श्रीलंका से भी हमें एक पॉजिटिव जो है सिग्नल देखने को मिला है, बिकॉज रिसेंट टाइम में दिसंबर में ही श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे उनकी विजिट हुई थी, ठीक है। अनुराग कुमार नायके जो थे, अनुराग कुमार, उनकी विजिट इंडिया में हुई और उन्होंने ये कहा कि हम श्रीलंका की लैंड को इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होने देंगे, तो अच्छे रिलेशन। जबकि उससे पहले चाइना का जो शिप आया था श्रीलंकन वाटर्स में, तो इंडिया काफी से चिंतित था कि यार श्रीलंका जो है चाइना के साथ में ज्यादा दोस्ती कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट रहा फिर मालदीव्स। इनिशियल टाइम में हम देखें तो मिड ऑफ 2024 में जो मालदीव्स है वो उसकी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान, टर्की और चाइना, इन तीनों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस बना रहा था, और वो पाकिस्तान और चाइना के इशारों पर नाच रहा था। उसकी वजह से उसने एंटी इंडिया बहुत सारे जो है स्पीचेस दी, बयान दिए, वहां पर एंटी इंडिया गवर्नमेंट भी बनी, और इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स वहां पर थे मालदीव में उनको वहां से आना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली जब जो मालदीव की गवर्नमेंट और उनको समझ में आया कि हमने इंडिया से पंगा लेके ठीक नहीं किया, एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे करके या एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं उनको जो है फायर दे करके हमने ठीक नहीं किया, तो बाद में फिर वो इंडिया में आए और इंडिया ने उनको अच्छा खासा पैसा वैसा भी दिया है, फॉरेन एड वगैरह, लोन और ये सब दिए। तो वहां से भी मालदीव के साथ में भी हमारे जो रिलेशन है वो काफी इंप्रूव हो गए तब के बाद। अब हमारे साथ में चैलेंजेस क्या, बांग्लादेश का शिफ्ट फ्रॉम फ्रेंडली नेबर। बांग्लादेश हमारा एक फ्रेंडली नेबर था हर तरह से, लेकिन वो एंटी इंडिया हो गया बिकॉज वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया गया। स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद कनाडा, कनाडा के साथ में हमारे रिलेशंस काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए, बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट हुए। और कनाडा के साथ बिकॉज जो खालिस्तान समर्थन की बात थी, आईएसआई के एजेंट्स जो कनाडा में काम कर रहे, या इंडियन कुछ एजेंट्स पर इंडियन गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के लिए भी ब्लेम हुआ, इंडिया को मींस ब्लेम किया गया कि वहां पर कुछ कैनेडियन सिटीजन्स को मार दिया गया, उसमें इंडियन ऑफिसर्स या रॉ या उनके एजेंट्स वगैरह इन्वॉल्व थे। तो इसको लेकर के इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी खराब हुए, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुए और अभी लग भी नहीं रहा है, क्योंकि अभी जब तक जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट रहेगी वो अभी इंडिया और कनाडा के रिलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? कि कनाडा के अभी जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें उनके पास जो समर्थन है वो ऐसे लोगों का है जो कि खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो उसको अपनी सरकार बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो को ऐसे लोगों को कुछ वो उनके अगेंस्ट में नहीं कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। चाइनाज इन्फ्लुएंस नेक्स्ट है हमारा, हाँ एक और है, यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस कुछ कॉम्प्लेक्स होते हुए दिखाई दिए। रीजन ये था कि अडानी का वहां पर एक प्रोजेक्ट, उसको लेकर के काफी सारे डिस्कशन और मैटर्स थे, उन पर कुछ ब्लेम लगे। प्लस एक पन्नून नाम का व्यक्ति था, आतंकवादी उसको कहते हैं, और उसकी डेथ के, उसकी किलिंग के इंडियन गवर्नमेंट पर ब्लेम लगे, उसको लेकर के इंडिया पर काफी जो है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आई। नेक्स्ट हमारे था चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल पर और अदर नेबर कंट्रीज पर। ये हमारे लिए आज भी चैलेंज बना हुआ है, बिकॉज चाइना हमेशा अपनी जो रिंग ऑफ पल्स है ना, पल्स, रिंग ऑफ पल्स की जो उसकी पॉलिसी है उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है, और इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उन सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए। ये भी एक चैलेंज हमारे लिए रहा और आने वाले टाइम में भी ये चैलेंज रहने वाला है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नेविगेशन, ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो इंडिया के रिलेशंस में मोदी की विजिट जो रशिया के लिए रही और यूक्रेन के लिए रही, मींस इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन भी गए और रशिया भी गए, तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये मैसेज गया कि इंडिया शायद यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करेगा और इस वॉर को रुकवा देगा। तो इंडिया के लिए काफी कंफ्यूजन वाला टाइम रहा था ये। नेक्स्ट था नो हाई लेवल विजिट्स टू इजराइल, मोदी मेट पैलेस्टीन पीएम मोहम्मद अब्बास एट द यूएन। अभी तक हमारी विजिट कोई इजराइल के लिए नहीं रही है,
और हमने पैलेस्टाइन के जो पीएम थे उनके साथ में मीटिंग भी की थी जब यूएनओ में जो है उनकी असेंबली वगैरह की मीटिंग थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर भी थी। तो इसमें देखने को ये मिल रहा था कि भाई हम एंटी इजराइल काम करेंगे या प्रो इजराइल हमारी पॉलिसी रहेगी, या हम पैलेस्टीन का सपोर्ट करते हैं या हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं। तो वो भी हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रही। India maintained a cautious stance on UN resolutions regarding Israel's actions in Gaza. जब भी गाजा में इजराइल के एक्शंस के अगेंस्ट रेजोल्यूशन की बात आई यूएनओ में, तो इंडिया ने हमेशा उनको मींस बहुत ही डेलिकेटली या मैं कहूँ कि बहुत ही स्मार्टली उसको मैनेज किया। कई बार जहां वोटिंग होनी थी इजराइल के अगेंस्ट में, तो इंडिया वहां से एब्सेंस रहा, है ना। तो इस तरीके से उसको भी हमने मैनेज करके रखा। हमने कहीं भी ये नहीं होने दिया कि हम एंटी इजराइल हैं या एंटी पैलेस्टाइन हैं। इंडिया का जो है ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इजराइल भी अपने आप में एक नेशन बना रहे, पैलेस्टाइन वो भी अपने आप में एक नेशन बना रहे, और दोनों का युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बिकॉज वन नेशन थ्योरी जब भी चलाएंगे तो वो लंबे समय तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। नेक्स्ट है bilateral engagements with West Asian countries amid trouble multilateral initiatives। अब जब भी इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, तो दिक्कत ये आती है कि अगर हम वेस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ में रिलेशन करते हैं किसी एक कंट्री के साथ में, तो दूसरा कंट्री नाराज हो जाता है। सपोज करो इंडिया कहता है कि भाई हम सऊदी अरबिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये क्लियर बात है कि ईरान नाराज होगा, क्योंकि सऊदी अरबिया या ये जो कंट्रीज हैं सुन्नी कंट्रीज हैं, ईरान एक शिया कंट्री है। तो इंडिया के लिए हमेशा से जो वेस्ट एशिया है वो एक चैलेंज रहा है कि अगर आप ईरान से तेल खरीदोगे तो सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या कतर ये नाराज होगा। वहीं आप अगर सऊदी अरबिया से रिलेशंस बढ़ाएंगे तो इजराइल नाराज होगा, इजराइल से रिलेशंस हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ईरान नाराज होगा। इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने हमेशा से रही है कि हम बायलैटरल रिलेशंस को कैसे मैनेज करें, जबकि सारे कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स रखते हैं। नेक्स्ट है 2025 डिप्लोमेटिक कैलेंडर के आने वाले 2025 में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रायोरिटाइजिंग टाइज विद द यूएस विद एक्सपेक्टेड विजिट फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड यूएस जो है एनएसए जैक सुलिवियन। अब हम ये देख रहे हैं कि यूएसए के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्यों आने वाले टाइम में ट्रम्प इंडिया आ सकते हैं और उनके जो एनएसए हैं जैक सुलिवियन वो भी इंडिया आने के उनके चांसेस हैं आफ्टर 20 जो जनवरी को, जब वो जो है ओथ ले लेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो टू बी द रिपब्लिक डे गेस्ट। तो इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। क्यों? इस नाम को आप याद कर लीजिएगा कि आने वाले रिपब्लिक डे को ये हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं, रिपब्लिक डे पर 26 ऑफ जनवरी को। नाम देख लो इनको, प्रबोवो सुबियांटो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं और अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड होगी उस पर ये हमारे चीफ गेस्ट होंगे। सो जब कोई कंट्री का प्रेसिडेंट इंडिया आकर के चीफ गेस्ट बन रहा है तो फिर इसका मतलब हमारे रिलेशंस वहां पर थोड़े स्ट्रांग होने के चांसेस हैं ही। नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड विजिट फ्रॉम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और 2025 के इनिशियल मंथ्स में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भी आने के पूरे चांसेस हैं। उनको इनविटेशन जा चुका है और जल्दी ही उनकी डेट वगैरह भी फिक्स हो जाएगी कि वो कब यहाँ पर आएंगे। तो एक तरफ हम रशिया के साथ में रिलेशन अपने स्ट्रांग रखेंगे, दूसरा हम यूएसए को भी बैलेंस करेंगे, और तीसरा हम जो है जितने भी वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं अपने बायलैटरल टाइज को हम वहां पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये 2025 में हमें दिख रहा है। अब हम चलते हैं एक नए चैप्टर पर, वो है इंडिया यूएसए रिलेशंस अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प द सेकेंड टर्म। देखो, बिकॉज अभी तक जो बाइडेन वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, अब होने वाले हैं प्रेसिडेंट कौन है जो कि इलेक्ट हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प यदि यूएसए की प्रेसिडेंट बनते हैं, क्या मतलब बन ही गए, बस उनको ओथ लेनी है। तो इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, क्या क्या इसके पॉइंट्स होंगे जब डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए को हेड करेंगे, तो उन पॉइंट्स को लेकर के हम चलते हैं कि इंडिया के लिए ये सब क्या इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, है ना,
और फर्स्ट टर्म में काफी अच्छे खासे रिलेशंस हमारे रहे। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। की पॉइंट्स इंक्लूड क्या क्या है। टैरिफ्स एंड ट्रेड पॉलिसी। जब भी हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना एक पर्सपेक्टिव है, वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर के चलते हैं। तो आने वाले टाइम में वो बहुत सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले हैं। जो भी आइटम यूएस में इंपोर्ट होगा उस सब पर वो 10 से 20% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे, चाहे वो चाइना का गुड्स हो। स्पेशली तो उनको चाइना को ही टारगेट करना है। अब जब वो चाइना पर लगाएंगे तो इंडिया भी इससे बचेगा नहीं। दिस कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ट्रेड, स्पेशली टारगेटिंग इंटरमीडिएट गुड्स। अब ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो आगे चल करके डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। अब अगर वो चाइना पर या इंडिया या अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पर वहां पर ड्यूटी लगेगी तो इसका रिटेलिएशन तो होगा। चाइना भी अपनी तरफ से फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा जो चीजें यूएसए से आएंगी। इंडिया के प्रोडक्ट पर अगर वहां पर ड्यूटी लगेगी तो इंडिया यहाँ ड्यूटी लगा देगा। तो फिर इंडिया के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाएंगे, चाहे वो सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, गुड्स हो। टैक्स पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन माइट रिन्यू टैक्स कट्स फ्रॉम द ट्रम्प्स 2017 टैक्स ओवरहॉल। 2017 के टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में थे तो उस समय उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी लाए थे। बाद में जो बाइडेन ने उनको चेंज कर दिया टैक्स को लेकर के। हो सकता है वो पॉलिसी फिर से इम्प्लीमेंट हो और इंडिया के लिए उससे काफी हमें क्या कहूँ उसको नेगेटिव्स देखने को मिल सकते हैं। इमिग्रेशन, जब भी यूएसए में प्रेसिडेंट बने थे ट्रम्प और अब भी प्रेसिडेंट बन चुके हैं ट्रम्प, बस उनको ओथ लेना है, प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो हमेशा से इस बात पर फोकस करते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं। तो इस चीज को लेकर के वो 2 पॉइंट पे काम करते हैं। एक तो काम करते हैं वो इमिग्रेशन पर कि भैया बाहर के जो अदर कंट्रीज है वहां के लोग हम यूएसए में नहीं आने देंगे तो बड़े ही सिलेक्टेड लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, एजुकेटेड होंगे, हाईली टेक्निकल एजुकेशन वाले होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, उनको हम अपने यहाँ की सिटीजनशिप देंगे या अपने यहाँ वर्क जो है परमिट वाला वीजा हम उनको देंगे। दूसरे पॉइंट जिस पर वो काम करते हैं वो होती है जॉब्स। ठीक है, इन जॉब्स का क्या सिस्टम है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर काम करते हैं कि जो जॉब यूएसए में जनरेट होती है वो यूएसए के लोगों को मिले, ना कि उनकी आउटसोर्सिंग हो। और यूएसए से जितनी भी जॉब्स की आउटसोर्सिंग होती है उनमें से मेजॉरिटी जो मेजर पार्ट है वो जाता है इंडियन जो है पॉपुलेशन के लिए। बिकॉज इंडिया में जो काम 100 रुपए में होता है हो सकता है वही काम यूएसए में 1000 रुपए में हो रहा हो। तो वहां की यूएसए की जो कंपनीज हैं वो काम तो लेती हैं करती हैं लेकिन उस वर्क को आउटसोर्स कर देती है। इसीलिए यूएसए की आईटी इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके बेसिस पर इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो सस्टेन करती है। मैं कहूँ कि बहुत बड़ा हमारा बायर है, इंपोर्टर है हमारे आईटी प्रोडक्ट्स का कौन, यूएसए। चाहे वो अब आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, आपका जो है फेसबुक मेटा हो, आपका गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या ओरेकल हो, डिफरेंट कंपनीज हो, वो सब इंडिया से कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करती हैं। स्पेशली मैं यहाँ आईटी सेक्टर की सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही इंडिया के लिए इम्पैक्ट डालेंगे। नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप का एम है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर एंड हो जाए और इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एंड हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिल सकती है कि अगर ये दोनों चीज सॉल्व हो जाती हैं तो वर्ल्ड में काफी जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उधर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो ये कहते हैं कि भाई हम तो नेटो के मेंबर हैं ही, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं नेटो में पैसा तो कुछ लगाते नहीं है, खर्च तो करते नहीं है कुछ, और सबसे ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करता है यूएसए। तो ट्रंप का ये कहना है कि नाटो सबकी सुरक्षा के लिए है, तो भैया सब उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है उसकी फंडिंग के लिए। तो ट्रंप ये कहते हैं कि केवल यूएसए फंड नहीं करेगा इसको, आप भी फंडिंग कीजिए, नहीं तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है नाटो के लिए। ठीक है, वो इस तरीके से कहते हैं। तो ये एक अच्छा सेंस हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? नाटो की मेंबरशिप और नाटो की फंडिंग जो यूक्रेन को हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसी के बेसिस पर आज यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म नहीं हो पा रहा है।
तो हो सकता है ये वॉर फिर वहां पे एंड हो जाए। दूसरा, ट्रंप ने पहले क्रिटिसाइज किया था इजराइल के एक्शन को गाजा में, तो हो सकता है कि पहले की गवर्नमेंट जो इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी गाजा के अगेंस्ट में, तो अब ट्रंप की जो पॉलिसी है वो शायद हेल्प कर जाए और गाजा और पैलेस्टीन और आपका सीरिया प्लस आपका हिजबुल्ला जो लेबनान वाला है, इधर अकेला इजराइल, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाए। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ट्रंप का जो सेकंड टर्म है likely to be more effective due to which strong mandate means पहले 2017 के आसपास की हम बात करें, जब फर्स्ट टाइम ये जो प्रेसिडेंट बने थे, तब इनको जो वोट मिला था वो बहुत कम थे, लेकिन इस बार जो इनको मैंडेट मिला है, जो वोट मिले हैं, भर भर के वोट मिले हैं और बहुत ज्यादा इनकी मेजोरिटी है इनकी पार्लियामेंट में, कांग्रेस में। तो हमको ये लग रहा है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गवर्नमेंट में, तो बहुत सारे बोल्ड एंड सॉलिड और आउट ऑफ द बॉक्स जो डिसीजंस होंगे उनको ले सकते हैं ये। तो ये भी इंडिया के लिए, क्या कहूँ, कोई वर्ल्ड के लिए एक कंसर्न हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा मींस एग्रेसिव पॉलिसीज को लेकर के चलते हैं, ऊपर से उनको इतनी ज्यादा मेजोरिटी मिल गई है सरकार में कि फिर तो वो कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है चाइना एंड ईरान ऑन वेस्ट एशिया। अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपनी विजिट पर गए थे चाइना, और वहां पर चाइना ने ईरान को लुभाने के लिए, उसको खुश करने के लिए एक बयान दे दिया, ठीक है, एक स्पीच दे दी। वो स्टेटमेंट जो दिया था वो क्या था, उसको जानने से पहले देख लेते हैं। ये है आपका वेस्ट एशिया, है ना, आप देख लीजिए, ये वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं और ये सारे के सारे कंट्रीज हैं नॉन सेक्युलर कंट्रीज हैं और प्योरली इस्लामिक जो है इनका जो रिलीजन है, स्टेट का रिलीजन है, वहां पर सेक्युलरिज्म नहीं है। सारे ही कंट्रीज में दूर दूर तक कहीं पर भी पीस नहीं है, सब किसी न किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व है। अब ये वॉर में तो ये इन्वॉल्व हैं, असल में इस वॉर का जो बेनिफिट है वो किसी अदर कंट्रीज को मिल रहा है। अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर जो अपना गेम खेल रहे हैं, आपका रसिया भी गेम खेल रहा है, ब्रिटेन भी यहाँ पर गेम खेल रहा है, जो फ्रांस है वो भी गेम खेल रहा है, यूएसए अपना गेम खेल रहा है, इधर पाकिस्तान है वो अपना गेम खेल रहा है, अफगानिस्तान अपना गेम खेल रहा है, चाइना अपना गेम खेल रहा है, इंडिया भी इससे दूर नहीं है, इंडिया का भी अपने इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो चाइना ने खुश करते हुए ये बात कह दी और लगा कि जैसे चाइना बहुत बड़ा शरीफ और जो है पीस लविंग कंट्री है। उसने ये कहा है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ क्या कहा है चाइना ने, कि चाइना एंड ईरान जब इनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, चाइना और ईरान की जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो उन्होंने, चाइना ने ये कहा कि वेस्ट एशिया शुड नॉट बी अ बैटल ग्राउंड फॉर बिग पावर्स और एन एरेना ऑफ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। बोला जो वेस्ट एशिया है उसको भैया युद्ध का मैदान मत बनाओ, उसको बैटल ग्राउंड मत बनाओ कि बाकी बाहर के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, यूएसए की तरफ इशारा था इनका, ठीक है, यूएसए, चाइना, चाइना अपने आप को तो ब्लेम नहीं करेगा, तो यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, या पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, या अदर कंट्रीज हो गए। बोले भैया आपने इस मिडिल ईस्ट को, इस वेस्टर्न एशिया को क्या बना रखा है, आपने बैटल ग्राउंड बना रखा है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं होने दिया जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट पर भी इन्होंने बात की, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई ये जो कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया के, उनकी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इस सब का रेस्पेक्ट करना होगा। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अपने इंटरनल मैटर्स को जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं उनको करने दो, बाहर से आकर के इंटरफेयर मत करो। डिप्लोमैटिक विजिट, अब्बास अरगाची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अपनी चाइना की विजिट पर गए, वहां पर ये सारी की सारी बात इनकी हुई है। क्या क्या मेन इश्यू थे जो इन्होंने डिस्कस किए? पहला, कॉल्स फॉर सीज फायर इन गजा एंड लेबनान, बोला सीज फायर होना चाहिए गाजा में और लेबनान में। क्यों? जो चाइना है वो सपोर्ट करता है हमेशा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, और चाइना हमेशा एंटी रहता है यूएसए के। तो जो इजराइल है ना,
इजराइल है वो तो यूएसए का दोस्त है ना। और जो चाइना है, चाइना हमेशा यूएसए का एंटी रहता है, तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन। तो इसीलिए कहता है, इसलिए या फेवर कर रहा है वो गजा, लेबनान या पैलेस्टीन का, और एंटी है इजराइल के। प्रमोशन ऑफ काउंटर टेररिज्म, रिकंसिलिएशन एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इन सीरिया, बोले यहाँ पर ये काम करो। तो घुमा फिरा करके वो ये इशारों में इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये कह रहा है कि जो इजराइल यहाँ पर जो अटैक वगैरह कर रहा है वो सब बंद होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बोथ कंट्रीज वर सपोर्टर्स ऑफ ऑस्टेड सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद। सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उनकी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया गया, वहां से खत्म कर दिया गया। तो दोनों ही ईरान और चाइना बशर अल असद जो कि प्रेसिडेंट थे सीरिया के, उसके समर्थक रहे हैं। और आज भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर सीरिया में सब कुछ सिचुएशन कैसी हो, बशर अल असद के फेवर की हो। न्यूक्लियर प्रोग्राम, चाइना इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। क्यों? क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे खुश नहीं है यूएसए। तो जिस चीज से यूएसए खुश नहीं होगा वही काम करेगा चाइना। तो इसलिए चाइना क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो स्टार्ट हो जाए, कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर आती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश अगर करता है उस न्यूक्लियर फ्यूल के थ्रू, तो ये सबके लिए चैलेंज की बात होगी। नेक्स्ट है कॉल फॉर ट्रूस। ये कह रहे हैं कि भैया गजा, लेबनान, इजराइल, सीरिया, इस रीजन में सबके बीच में कुछ समझौते हो, एग्रीमेंट हो, शांति हो जाए, तो उससे सारे के सारे मिडिल ईस्ट में और पूरे वर्ल्ड में पीस होगी। ये सब काम मिलकर के सारे कंट्रीज को करना चाहिए। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे and we will meet again in another session with some MCQs and important another topics. So तब तक के लिए bye bye, take care, thank you very much.